Bismillahirrahmanirrahim, an introduction to autonomic nervous system. ये जो lecture है, this is just going to be a very brief introduction into autonomic nervous system. Autonomic nervous system है क्या, इसके components क्या हैं और ये क्या ऐसी चीज़ है जो इतना ज़्यादा जीना हराम कर देती है स्टूडेंट्स का. चक्कर ये है कि this is technically the toughest of all portions of pharma, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसकी बेसिस अगर आपकी अच्छी बन गई तो आगे चल के आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, ख़ास तौर पे CNS और CVS जो कि दो बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं आपके इसके फार्माकोलॉजी के. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, आपका पेन मैनेजमेंट और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ANS से इन्वॉल्व आपकी होती हैं. अच्छा जी, स्टार्टिंग विद ANS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. अब एक चीज़ याद रखो कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने दो तरीके रखे हुए हैं. आपकी जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, आपकी जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है, ठीक है, उसके लिए दो मेथड्स होते हैं. एक होते हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है, जिसमें आपके केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं. उस पर सबसे बड़ी मिसाल होती है हार्मोन्स की. ठीक है, इसकी मिसाल तुम लोग एंडोक्रिनोलॉजी फिजियोलॉजी में याद करो कि डायबिटीज़ की मिसाल है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो जाता है तो उसके लिए आपका जो स्टोर्स होते हैं आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज के, ठीक है, उनके ऊपर ग्लूकागॉन जो होती है उस ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स होते हैं उसके ऊपर आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं और अल्टीमेटली आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल वापस आता है. इसके अलावा जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है तो आप बाहर से कोई भी सोर्स के थ्रू जब आप ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको इंसुलिन चाहिए होती है. इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन है. ये एक मिसाल है केमिकल कंट्रोल की. ठीक है, दूसरा जो अल्लाह ताला ने निज़ाम आपकी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, दैट्स द नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस इम्पल्सेस के थ्रू आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस जो होते हैं वो मूव आउट करते हैं और जो भी आपका रिक्वायर्ड एक्शन होता है वो आपकी वॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन हो. ठीक है, इसकी एक हाई एंड मिसाल जो है वो वॉकिंग की है. ठीक है, कि उसमें आपका पूरा एक वो रिफ्लेक्स आग चलती है आपके मसल्स के अंदर, आपके गोल्जी टेंडन होते हैं, आपकी नर्व इम्पल्स जो होती है वो नर्व के थ्रू ट्रेवल करती है इनटू द नर्वस इनटू द मसल, वहां पर कंट्रैक्शन होती है और फिर एक पूरा आपका साइकिल जो है वो आपका चलता जाता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम की वेगली दो के अंदर इसने डिवाइड की हुई है. एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम सबको पता है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है आपका. ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर याद रखिएगा इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से इमर्ज करने वाली तमाम नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा कहते हैं. ठीक हो गया. अब आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको आप दो कंपोनेंट्स पे फर्दर आप डिवाइड कर देते हो. एक होता है इफरेंट डिवीजन और एक होता है एफरेंट डिवीजन. ठीक है, सबसे पहली चीज इफरेंट डिवीजन क्या आता है, इसके अंदर वो तमाम वो नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि इम्पल्सेस कैरी करती हैं लेकिन अवे फ्रॉम द नर्वस कंपोनेंट. ठीक है, ये वो वाली नर्व्स हैं जो आपके मोटर एक्शंस को कह लो कि उनको कंट्रोल करती हैं या जितने भी आपके मोटर एक्शंस हैं वो इफरेंट डिवीजन से होते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स आके एक जेन में लेकर आओ, उसके अंदर आपका एक CNS का पोर्शन होता है. ठीक है, एक आपका एफरेंट होता है, नर्व होती है, एक आपकी इफरेंट नर्व होती है. ठीक है, ये पूरा एक आर्क कंप्लीट होता है. उसके अंदर जो इफरेंट आर्क होती है वो तुम लोग को याद होगा कि CNS से टुवर्ड्स मसल या कोई भी इफेक्टर ऑर्गन है उस तरफ जा रही है. ठीक है, कमिंग बैक, एफरेंट डिवीजन जो होती है उसके अंदर द नर्वस इम्पल्सेस दे आर मूविंग टुवर्ड्स द CNS. ठीक है, ये आपका जो इफेक्टर ऑर्गन है या दूसरा कोई भी ऑर्गन है उससे इम्पल्सेस को वापस CNS की तरफ लेकर आता है. ठीक है, इफरेंट डिवीजन जो है उसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर और सोमैटिक सिस्टम के अंदर.
सोमैटिक सिस्टम उस सिस्टम को ब्रॉडली आप कह सकते हो जो आपके वॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू होल्ड अ पेन, ठीक है, तो दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन। आपको पता है ये पेन मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, आप हाथ बढ़ाएंगे, आप उसको उठा लेंगे। इस मूवमेंट के अंदर आपका जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व है, मल्टीपल नर्व्स आपकी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मल्टीपल ट्रैक्ट्स आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और दिस इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है कि खुदा न खास्ता आपके आंख के करीब से कोई चीज गुजरती है तो नेचुरली आंख जो होती है वो बंद होती है, ऐसे आपके जो आईलिड्स हैं वो क्लोज करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। या ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज मजे की तुम लोग देख लो खाने पीने वाली, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉट अंडर कंट्रोल। ये जो आपका एक्टिविटीज हैं जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में आती हैं, ये आपके सोमैटिक सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, एंड दिस कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस। ऑन दी अदर हैंड आपका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि वो एक्शंस जो किसी भी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऑटोनॉमिक ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी होता है ना, कि बिल्कुल उसको कंप्लीट पूरा इख्तियार है अपने ऊपर और आप उसको चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फर्दर फिर आपके तीन तरह के नर्वस सिस्टम्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। एक आपका एंटेरिक है। एंटेरिक मैंने शुरू में बताया था कि जहां पर लफ्ज एंटेरिक का आ जाए तो समझ लें कि दिस इज रिलेटेड टू योर जीआई, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। ऑन दी अदर साथ में इस आपके जो एएनएस है उसके अंदर जो ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी और इस लेवल के ऊपर भी आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आ जाता है आपका। दिस इज अ वेरी ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये शायद तुम लोगों से एग्जाम में शायद क्या बल्कि नहीं पूछी जाएगी, लेकिन तुम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इस चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि आपका नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल और सीएनएस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल आपके वो तमाम नर्व्स जो इन दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। पेरिफेरल में फिर आगे एक इफरेंट डिवीजन है उन नर्व्स की जो इम्पल्सेस कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द सीएनएस या अवे फ्रॉम द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, और ये ज्यादातर आपका इफेक्टर एक्शन होता है इनका, ठीक है। इफरेंट और ये इफेक्टर, ठीक हो गया। एफरेंट डिवीजन जो होती है उसमें नर्व इम्पल्सेस दे मूव टुवर्ड्स द सीएनएस, कि वो वापस आ रही होती हैं, ठीक है। और आपका जो है इफरेंट दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक वो जिसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है, और ऑटोनॉमिक वो जिसके अंदर आपके इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं आपके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपका एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, ठीक है, कि आपके जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो किस तरह से पड़े होते हैं। दिस इज अ सिस्टमेटिक डायग्राम। ये जो येलो सा पोर्शन है आपका, ठीक है, दिस इज द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहां से निकलने वाला जो आपका पहला न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन तुम लोग को याद होगा उसके उसकी जो स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है सेल लेवल के ऊपर, उसमें सेल बॉडी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, और फिर ये उसका पूरा फाइबर होता है, नर्व फाइबर, ठीक है। सेल बॉडी इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम, ठीक है, और उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आगे चल के गैंग्लियन जो होता है वहां के ऊपर वो जाके साइनैप्स करते हैं, ठीक है। इस जो पहला आपका इफरेंट न्यूरॉन होता है उसको प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं। प्री यानी कि पहले और गैंग्लियन से पहले, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये आपका ओरिजिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस के अंदर, और ये अपने डेंड्राइट्स आकर देता है गैंग्लियन के अंदर। गैंग्लियन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल बॉडीज, ठीक है। वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो इम्पल्स आती है वो फर्दर गैंग्लियन के बाद वाले न्यूरॉन में जाती है जिसको आप पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हो, ठीक है। वो इम्पल्स वहां से चलती है एंड इट मूव्स टूवर्ड्स योर इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है।
ये आपका जो न्यूरो इफेक्टिव ट्रांसमीटर है, ये आपका बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक कह लो कि साइनैप्स है और यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद है. सो दिस इज अ ब्रीफ डिविजन, या दिस इज अ ब्रीफ कह लो कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डायग्राम है जिसके अंदर आपके इफेक्टिव न्यूरॉन्स की उसने थोड़ी सी आपको अरेंजमेंट बताई हुई है. ये जरूरी इसलिए है बिकॉज आगे चल के आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट होगा तो ही आप आगे चल के चीजों को जो है वो समझ सकेंगे. ठीक है, यहां तक अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर जो है वो डाल सकता है, या उसको अभी तक कोई चीज नहीं समझ आई तो. ठीक है, इसमें सिर्फ रटने वाली चीज है कि जो आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है, फिर उसका फाइबर आ जाता है. ठीक है, और वो जो डेंड्राइट्स है अपने वो अगले गैंग्लियन के अंदर देता है. ठीक है, इसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं. गैंग्लियन से ओरिजिनेट करने वाला जो आपकी सेल बॉडी होती है या न्यूरॉन होता है या उसके बाद वाला, दैट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ठीक है, और अल्टीमेटली इसने जाकर इफेक्टर ऑर्गन पे जाकर काम करना होता है. ये टोटल जो आपका इफरेंट न्यूरोनल सिस्टम है, ये जो आपका इफरेंट सिस्टम है, ये 3 से 4 चीजों के ऊपर मुश्तमिल है आपका. एक आपका आ गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ठीक है, ये चीज याद रखें, इसके अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज अगर तुम लोगों को याद हो फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है उसमें सबसे कम या कम से कम तरीन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ताकि जो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम है या जो आपका रिफ्लेक्स है वो जल्दी जल्दी आपका काम कर सके और उसमें जो इम्पल्स की जो प्रोपोगेशन है वो बहुत रैपिड और बहुत क्विक हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ इफेक्टिव न्यूरॉन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दे आर अरेंज्ड. ठीक है, अब हमने बात की थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की. ठीक है, जो आपके आ जाते हैं जी इंटेरिक नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर हम इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट मच डिटेल फॉर यू गाइज. इसलिए विल जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट, और उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. ठीक है, याद रखो जिस तरह पहले बताया गया है कि ये भी सीएनएस के अंदर ही ओरिजिनेट करता है. ठीक है, और ये 2 डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से निकलता है. ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा मुझे चांस दो तो आई कैन शो यू गाइस जो अरेंजमेंट होती है इसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की. बिकॉज आई फील कि जब तक एएनएस की आपको प्रॉपर एक ना मिले, ओरिएंटेशन ना मिले, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में. ऑनेस्टली मुझे तो होती थी यार. अगर तुम लोग देखो, तुम लोग को यहाँ पे इस टाइम नजर आ रहा होगा, दिस इज अ न्यूरॉन. ठीक है, ये उसकी बेसिक एक उसकी एनाटॉमी है. ठीक है, ये आपके नर्व फाइबर है आपका सारा. ठीक है, और यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स हैं. यहाँ पे खैर इसको एक्सॉन करके आगे उसके साथ लगा दिए, डायरेक्टली इफेक्टर्स के साथ लगा दिया उसने उसको. ठीक है, और ये इसकी सेल बॉडीज हैं, ये न्यूक्लियस इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस और फिर उसकी सेल बॉडी है और उसका पूरा आगे जो फाइबर है वो आगे से यहाँ से शुरू हो जाता है. और एक और चीज जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, दैट वाज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये बॉडी में पड़ा कैसे होता है. थोड़ी सी गलती मेरे से ये हुई, मुझे ये डायग्राम ना बीच में ही ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे से मिस हो गई. प्लेट नंबर भी नहीं याद आ रही मुझे.
सर्वाइकल प्लेक्सस, ये आ गए आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये देखो, ये जो आपके ये फूले फूले सेक्शंस है ना, ये वाइट वाले, ठीक है, ये गैंग्लियंस हैं। जिस तरह ये जो लंबा सा जिसके ऊपर ये कर्सर फिर रहा है, दिस इज द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। ये इसने नीचे आगे चल के अपने दे दिया आपको सारे जो आपके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं आपके, ठीक है। और ये पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है कि अगर तुम लोग देखो तो तुम लोगों को ये सर्वाइकल प्लेक्सस नजर आएगा, ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है। ये किसकी एक ब्रीफ सी अरेंजमेंट है, और ये फिर अल्टीमेटली नीचे सारा उसके स्पाइनल कॉलम के साथ साथ ये पैरेलल चीज जो है वो चलती जाती है आपकी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट ऑफ, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आपके सीएनएस में ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के दो पैरेलल रीजन्स में से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इसमें जो आपका सिंपैथेटिक है उसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर फर्स्ट थोरेसिक रीजन, ठीक है, उससे लेकर ये सेकंड लंबर रीजन तक मूव करते हैं, T1 से लेकर L2 तक। अगर तुम लोग ये डायग्राम देखो तो तुम लोगों को यहाँ पे नजर आएगा, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये आपका गैंग्लिया आ गए आपके सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले, ठीक है। ये आपका फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है आपका T1 से लेकर सेकंड लंबर पोर्शन तक L2 तक आपके जितना भी आपके नर्वस यहां से निकलता है, ये सारा आपका इसके अंदर सिंपैथेटिक कंट्रोल है आपका, ठीक हो गया। ये भी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन मैंने तुम लोगों को दिखाया था ना पीछे डायग्राम में, वो सेम यही चीज है, ये यहाँ पर ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन दिया हुआ, ठीक है। अब जरा एक मिनट ये देखो, इसकी अरेंजमेंट देखो कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अभी सिर्फ ये जेन में रखो ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है। आई में, ठीक है, आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं आंख के वहां पर, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द नोज एंड पैलेट, मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपके सलाइवा सिक्रीशन जिनसे रिलेटेड है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, हार्ट को जा रहे हैं, लेरिंग्स ट्रेकिया को जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो T5 से लेकर T6, T7, T8, T9, T12 से लेकर सारे तक, और आपके स्प्लैंक्टिक नर्व्स ये सीली गैंग्लियन में आई और इनने पूरा आपका जीआई कवर कर लिया। यहाँ पे ये स्टमक आ गई, सेकंड व्हेयर इज द पॉइंटर, हाँ, ये आपके स्टमक आ गई, एब्डोमेन, लिवर, पैनक्रियाज, ठीक है, एड्रीनल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम आपका जो है वो सिंपैथेटिक के पास चला गया, ठीक है। अब ये आपके T12 से लेकर L2 तक ये इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन में आए, ठीक है। ये जनाब आपका ये प्री गैंग्लियन आपका बन रहा है, ठीक है। ये गैंग्लियन आ गया, ये पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स आपके आ गए, ठीक हो गया। इधर देखो, ये आपका सिली गैंग्लियन है, गैंग्लियन से ऊपर ऊपर आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं आपके, गैंग्लियन के बाद रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को जो जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके तमाम पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं। यहां पर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन में एक फाइबर मजीद आता है और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है। इधर भी देखो, यहाँ पर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो आई में, लैक्रिमल ग्लैंड में सब जगहों पर जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम T1 से लेकर L2 तक, ठीक है। और ये आपकी वो तमाम एरियाज जहां पर ये सप्लाई दे रहा है। अब देखो इसको, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स दैट ओरिजिनेट इन द CNS, ठीक है, एंड दे इमर्ज फ्रॉम टू डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड रीजन्स, दोनों साइड्स पर। Preganglionic neurons of the sympathetic system come from the thoracic and lumbar regions T1 to L2 तक। ये आपके सारे प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद axons of postganglionic neuron extend from these ganglia to the tissues that they innervate and regulate। ये तकरीबन तमाम आपके ऑलमोस्ट जो आपके मेन आपके विसरास हैं और जो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये तमाम सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जा रही है, ठीक हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा इसको याद करने का आसान तरीका ये है, fight or flight response is responsible is controlled by your sympathetic nervous system,
ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रख लो कि एक ऐसी जगह पे फंस गए हो, ठीक है, या तो वहां से भागना है, जान बचानी है, ठीक है, या फिर वहां पे स्ट्रगल करना है, सरवाइव करना है, ठीक है, और अपने आप को बचाना है। वो तमाम एक्शंस, वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए करेगा, वो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होंगे। और वो किस तरह होंगे? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। मोबिलाइज एनर्जी स्टोर्स ऑफ द बॉडी से मतलब ये है कि आपके जो ग्लूकोज के जो स्टोर्स हैं आपके, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। There's an increase in the blood flow to the skeletal muscles. क्यों? क्योंकि skeletal muscles आपके voluntary control में हैं और आपको उनसे active movement करनी है, वहां से भागना है या किसी से लड़ना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए आपके skeletal muscles का जो control है, skeletal muscle की जो strength है, वो आपकी maximum होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हार्ट के अंदर भी आपको जो है वो ब्लड सप्लाई जो होती है वो आपकी इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है। और स्किन को और इंटरनल ऑर्गन से ब्लड सप्लाई जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है टूवर्ड्स हार्ट एंड द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोंको डायलेशन करवा दी जाती है ताकि ज़्यादा बेहतर आपकी सांस अंदर बाहर जाए, ज़्यादा एयर आप अंदर लें और ज़्यादा एयर आप जल्दी जल्दी आप जो है वो एक रैपिड पेस के ऊपर आप गैशियस डिफ्यूजन हो, ताकि आपके सेल्स की ऑक्सीजनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। GI मोटिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड, GI मोटिलिटी इज डिक्रीज्ड गाइस, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड सप्लाई जो होती है उसको डाइवर्ट करके आपके हार्ट, आपके स्केलेटल मसल्स, ठीक है, आपके प्यूपल्स को, उन तमाम को जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेपर है, कुछ नहीं आता, तो उसमें जब पता हो कि मैंने फेल हो जाना है, तो उसमें ये चीजें आपकी सारी एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखो, इसके अंदर जो रेड से पोर्शन है आपका, वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आइरस जो होता है, इट कंट्रैक्ट्स, प्यूपिल डायलेट, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स डायलेशन शो करते हैं। एड्रीनल मेडुला में दबाकर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन की सिक्रीशन होती है, एड्रीनालीन, नॉर एड्रीनालीन, ठीक है। किडनीज भी आपके रेनिन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो आपका यूरेटर्स और आपके जो ब्लैडर है, वहां पर देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द रिट्रूसर एंड दिस कंट्रैक्शन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ एजैकुलेशन फॉर द मेल जेनिटेलिया, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन शो करेंगे, ठीक है। जो स्किन वाले हैं याद रखिएगा, और जो स्केलेटल मसल वाले हैं वहां पर डायलेशन होगी। क्यों? ताकि ज्यादा ब्लड उनको पहुंचे, ठीक है। जीआई के अंदर आपकी मोटिलिटी और आपके फंक्शन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाते हैं, बिकॉज बाकी तमाम ऑर्गन्स को जो है वो आपके सप्लाई जा रही है आपके, ठीक हो गया। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। दिस इज व्हाट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डज। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, उसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो क्रेनियल नर्व से निकलते हैं। थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर, सेवंथ फेशियल, ग्लोसोफ्रिंजियल, नाइन्थ, 10th वेगस, ठीक है। और वेगस नर्व इसमें सबसे अहम होती है, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ पोर्शंस जो होते हैं वो S2, S3, S4 यानी कि जो आपका सेक्रल रीजन है वहां से भी रिलीज होते हैं, जो कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं आपके, ठीक है। एक और बात जो इसमें और उसमें फर्क है वो ये है कि इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे आर लॉन्गर, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इतना रैपिड आपको एक्शन आपको नहीं चाहिए होता, इतना रैपिड रिस्पॉन्स आपको नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है। ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, हमने बात की थी कि थर्ड क्रेनियल नर्व, सेवंथ, नाइन्थ, 10th, ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, ग्लोसोफ्रिंजियल और वेगस नर्व, ठीक है। यहां से आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली लंबे हैं, ठीक है, कंपेयर टू आपके जो उसके थे सिंपैथेटिक के थे। और कुछ पोर्शन मैंने कहा था कि S2, S3, S4 से भी आपका निकलता है। इसकी भी सप्लाई तकरीबन उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां पर आपके सिंपैथेटिक की जाती थी। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? जिस तरह हम उसको
फाइट एंड फ्लाइट कहते थे ना, इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, यानी कि चिल करें। इसका काम क्या होता है, ये तमाम उन एक्शंस को अपोज करता है या तमाम उन एक्शंस को नॉर्मलाइज करता है जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा था, ठीक है। उसमें अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ये हार्ट रेट डिक्रीज करवा देगा, ठीक है। इसमें उसमें था कि आपके जो जीआई को जो सप्लाई थी, ब्लड सप्लाई और जो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो कम जा रहे थे, इसके अंदर इसने जीआई को उठा के रखना थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसीलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स या इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशंस में काम करने वाला सिंपैथेटिक इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है इसको, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम याद रखिएगा, नेवर डिस्चार्जेस इज अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब ऑन होता है ना, तो वो पूरे का पूरा आपका कंप्लीटली ऑन होता है, ठीक है, और उसकी स्पीड ऑन होने की, एक्टिवेट होने की वो ज्यादा होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसके फाइबर्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स को जा रहे हैं, ठीक है, दे आर एक्टिवेटेड सेपरेटली, ठीक है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है, टेंशन हो ना, कोई मसला हो, कोई मुसीबत पड़ जाए, दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है, गला खुश्क हो जाता है, ठीक है, गहरी गहरी सांसें, बंदा सांस चढ़ जाती है, गहरी गहरी सांसें बंदा लेने की कोशिश करता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप चिल हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप सुकून से हर काम अपना अलग-अलग कर सकते हैं। ये फिर वही डायग्राम है, इसके अंदर जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इंडिकेट्स द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, ठीक है। प्यूपिल आपकी जो है वो कंट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, लेंस अकोमोडेशन आपकी कर रही है, ट्रेकिया में कंस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है, सिक्रीशंस बढ़ा रहा है आपके, ठीक हो गया। देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल, रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर, स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर देयर इज इंक्रीज मसल मोटिलिटी एंड टोन, हार्ट रेट आपका डिक्रीज करवा रहा है ये, ठीक हो गया। और स्टिमुलेशन ऑफ टेयर्स, इलेक्ट्रिकल ग्लैंड्स के अंदर भी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मौजूद होती है। अब ये जो डायग्राम है ये वाली, ये तुम लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये तुम लोगों को पता होगी तो फिर तुम आगे चल के एएनएस को बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर उसने पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों के बारे में बता दिया है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट लिस्ट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं दोनों, लेंथ ऑफ फाइबर्स का क्या सीन होता है, ठीक है, गैंग्लिया की क्या लोकेशन होती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपका जो ब्रांचिंग है आपकी फाइबरस, वो सिंपैथेटिक में मैंने कहा था कि एक्सटेंसिव है, और यही वजह है कि आपका सिंपैथेटिक पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो फिर एक्टिवेशन शो करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो होती है सिंपैथेटिक की, वो ज्यादा वाइड है, ठीक है, ज्यादा जगहों पर जाती है, और रिस्पॉन्स डिफ्यूज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर। डिफ्यूज से मतलब है कि इट्स प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। डिस्क्रीट आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर होता है। डिफ्यूज इन दिस सेंस आप इसको भी कह सकते हो कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स जो होते हैं, आपके मल्टीपल सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके से। ऑन दी अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर थोड़ा सा आपको सुकून होता है। ये जो पोर्शन है chemical signaling in the ANS or in the autonomic nervous system, this is extremely important। ये चीज फार्मा के लिहाज से बहुत जरूरी है। इससे पहले जो पढ़ा है, इससे पहले जो बातें हमने की हैं, वो एक सिंपल एक रिवीजन थी, एक तुम लोगों को ओरिएंटेशन देना मकसद था। बिकॉज अगर वो पीछे की चीजें जो भी सारी इससे पहले पढ़ी हैं, इसमें इसकी एनाटॉमी है, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी है, जब उसकी समझ होगी तो पता चलेगा कि आपका जो केमिकल सिग्नलिंग है वो क्या होती है और किन किन एरियाज को वो इफेक्ट करती है, ठीक है। इस लेक्चर को खत्म होने में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट रह गए हैं, तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और अभी कुछ चीजें हैं कवर करने वाली, तो मैं तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, उसको प्लीज तुम लोग फॉलो कर लेना। कमिंग बैक, याद रखिएगा केमिकल सिग्नलिंग के अंदर 3 तरह के मैकेनिज्म्स आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। एक होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन का तुम लोगों को आइडिया है, एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स जिनके डक्ट्स नहीं होते, ठीक है, और वो ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ताकि वो टारगेट सेल के ऊपर पहुंच जाए। हम शुरू में भी मैंने तुम लोगों को मिसाल दी थी इसकी इंसुलिन वाली,
कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो ड्रॉप करता है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाता है आपके, ठीक है। सेकंड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड थर्ड इज साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन याद रखिएगा, उसको हम साइनेप्टिक सिग्नलिंग का नाम देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो न्यूरोट्रांसमिशन है क्या, is an example of the more general process of the chemical signaling between the cells. एक इसको हम जनरली एक टर्म हम इसको कहते हैं कि जी दिस इज न्यूरोट्रांसमिशन। अदर देन दैट आपके हार्मोन्स के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। और लोकल मीडिएटर्स भी उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो स्पेसिफिकली एक ही जगह पर रहते हुए एक महदूद दायरा कार में रहते हुए वो अपना काम जो है वो करते रहते हैं, जिस तरह इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दिखाया हुआ, ठीक है। ये टारगेट सेल्स हैं और ये आपका जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, दिस इज योर लोकल मीडिएशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर जिन ट्रांसमीटर्स से आपका ज्यादा कह लें कि सामना होगा, इसके अंदर तुम लोग ज्यादा जिनका नाम तुम लोग को सुनने में आएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर एएनएस के अंदर ज्यादातर तुम लोग एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन जो है उसका नाम सुनोगे। डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, ये आगे चल के तुम लोग इनके नाम बहुत ज्यादा सुनोगे, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन क्लास, ठीक है। और ये हर एक का अपना अपना अलग रिसेप्टर होता है, हर एक का अपना अपना बॉडी के अंदर अलग, इसको कह लो कि इसको एक काम डेजिग्नेट किया हुआ है और हर एक ने अलग अलग जाकर अपना एक्शन जो है अलग अलग सिस्टम्स में करना है इसने, ठीक है। एएनएस के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दो आपके आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोगों ने इसको एज न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ठीक है। इसके साथ जो भी न्यूरॉन अटैच होता है, ठीक है, और उस न्यूरॉन के अंदर जो आपकी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, एज कह लो कि जब ये साइनेप्स करते हैं वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उस न्यूरॉन को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन वाले तमाम न्यूरॉन्स कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर ट्रांसमिशन करवाते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग ये डायग्राम थोड़ी सी समझने की कोशिश करो तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त आपका जो एसिटाइलकोलिन है, मैंने भी कहा था कि एसिटाइलकोलिन आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के अंदर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है, ठीक है। ये आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये भी आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। यहां पर आपके गैंग्लियन आ गए, कोई भी सिस्टम ले लो, वहां पर इसने एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट इसने करना है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक ये सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलकोलिन आपका पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर जो है वो काम करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जिस रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच होगा उसको हम मस्करीनिक रिसेप्टर कहते हैं उसको, ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आपका सोमैटिक सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व होता है आपके, ठीक है। वैसे तो इट्स हर जगह के ऊपर ही यूज हो रहा है ये, लेकिन इसका जो ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनको हम जिन फाइबर्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं, जिन एरियाज के अंदर ये एक्ट करते हैं, उसको हम एड्रीनर्जिक का नाम देते हैं, ठीक है। इन द सिंपैथेटिक सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है, it mediates the transmission of nerve impulses from autonomic postganglionic nerves to effector organs। ये देखिए, ये आपका सिंपैथेटिक है, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन से आपके पोस्ट गैंग्लियन तक आपका जो आगे है आपका नर्वस ट्रांसमिशन दैट इज थ्रू एसिटाइलकोलिन, लेकिन पोस्ट गैंग्लियन से आगे जो इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है वहां पर आपके नॉरएपिनेफ्रिन ने काम करना है,
ठीक है। एड्रीनल मेडुला के अंदर भी जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी आपका एपिनेफ्रीन जो होता है दैट इज इन्वॉल्व, और ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन. A detailed look at the neurotransmitter aspects of the autonomic nervous system. सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की. कोलिनर्जिक याद रखिएगा, जहां पे भी लफ्ज आएगा तो आपके ज़हन में जो पहली चीज आनी चाहिए कोलिन, ठीक है, और कोलिन से एसिटाइल कोलिन. हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर बहुत एक्टिव होती है. तमाम प्री गैंग्लियोनिक जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सब में एसिटाइल कोलिन इज एक्टिंग एज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर. दिस इज द प्राइमरी ट्रांसमीटर इन ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है. और ये पैरासिम्पैथेटिक जो साइनेप्सेस होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में, वहां पर ये स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक जो आपके न्यूरॉन्स है वहां पर काम करती है, और उनके इफेक्टर्स में जाकर ये अपना काम जो है वो वहां पर कंटिन्यू करती है, ठीक है. सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस और इसकी स्टोरेज के ऊपर. ये डायग्राम अगर आप लोग देख सकते हैं, ख्याल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये उसने एक नर्व टर्मिनल यहाँ पर बनाया है, ठीक है. ये एक न्यूरॉन का वो हिस्सा है जहां से इसने आगे दूसरे कोलिनोसेप्टर के साथ जाकर इसने जो है वो अटैचमेंट अपनी जो है वो यहाँ पे करनी है इसने. और ये नर्व एंड है, ठीक है, जहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर ACH याद रखिएगा इस एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और इसने आगे जाकर ये कोलिनोसेप्टर के साथ जाकर अटैच होना है, ठीक है. अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है? एसिटाइल कोलिन जो होता है वो आपके नर्व टर्मिनल के अंदर प्रोड्यूस होता है. किस तरह से? एसिटाइल को ए और कोलिन, ठीक है, ये दोनों अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसको यहाँ पे चैट छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम इसको एसिटाइल कोलिन की शक्ल में इसको चेंज कर देता है इसको, ठीक है. दिस इज हाउ दिस इज सिंथेसाइज्ड. एसिटाइल को ए और कोलिन एसिटाइल कोलिन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक हो गया. ये जो इसका स्टेप है, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. थोड़ा अपने पीछे जाओ, एफएससी वाले नॉलेज को यूज करो. रेट लिमिटिंग स्टेप किसी भी रिएक्शन का सबसे अहम स्टेप होता था कि अगर आप उसको तेज कर दें या उसको स्लो कर दें तो आप रिएक्शन की स्पीड जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. अब एक चीज तुम लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रही होगी यहाँ पर, दिस इज हेमिकोलिनियम, ठीक है. ये यहाँ पर इसके एक नेगेटिव का साइन बना हुआ है. हेमिकोलिन जो होता है, सॉरी हेमिकोलिनियम, ये आपके कोलिन को इस जो आपका नर्व है एंडिंग नर्व टर्मिनल, इसके अंदर एंटर नहीं होने देता, ठीक है. इसीलिए जब कभी आगे चलकर तुम लोग इंशाल्लाह इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ोगे, तुम लोग को पता चलेगा कि हेमिकोलिनियम एज अ ड्रग कब और कहाँ यूज होती है और क्यों यूज होती है, ठीक है. एसिटाइल कोएंजाइम को ए और कोलिन विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो बन गया. अब एसिटाइल कोलिन ने ये लाइट ग्रीन से रंग का जो आपको वेसिकल नजर आ रहा है, इसके अंदर इसने स्टोर हो जाना है इसने, ठीक है. और वेसिकल की शक्ल में इसने टुवर्ड्स द साइनेप्स मूव करना होता है. यहां पर तुम लोगों को एक और चीज नजर आ रही होगी वेजामिकोल के नाम की, ठीक है. वेजामिकोल के साथ भी देखो ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, और ये जो एरो बना हुआ है ना, ये गोल सा, ठीक है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि एसिटाइल कोलिन जो वेसिकल्स में पैक हो रही है उसको वेजामिकोल इनहिबिट करता है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर जो है वो वेसिकल के अंदर पैक ना हो और इसको कोई जो चलता फिरता ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज है वो इसको डैमेज करे या कि किसी और तरीके से जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू इट्स वेसिकल्स फॉर स्टोरेज बाय द वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर VAT, ठीक है. VAT की मदद से ये इसके अंदर चली गई और इसको इनहिबिट करने के लिए वेजामिकोल दिया जाता है. अब ये क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन तुम लोगों को आगे बताएंगे. हेमिकोलिनियम इज यूज्ड
टू इनहिबिट कोलिन्स मूवमेंट इनटू द नर्व टर्मिनल ताकि एसिटाइल कोलिन ना बने, ठीक है। और वेजामिकोल एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स के अंदर पैक नहीं होने देता। ये पेट एमसीक्यू आता होता है एएनएस के अंदर, विच ऑफ दीज फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट्स द पैकिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू डिफरेंट वेसिकल्स। नीचे ऑप्शंस होती हैं, हेमिकोलिनियम, वेजामिकोल, ठीक है। अच्छा, अब ये फिगर यहीं रहेगी, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा। हमने एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज कर ली, उसको हमने वेसिकल में स्टोर कर दिया। अब एसिटाइल कोलिन को हमने रिलीज करना है, ठीक है। ये किसकी मदद से होगी? ये होगी कैल्शियम की मदद से। कैल्शियम की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है एसिटाइल कोलिन का वेसिकल जाकर उसके नर्व टर्मिनल के साथ अटैच हो और फिर वहां से जाकर एसिटाइल कोलिन जो है वो साइनेप्स में रिलीज हो और अल्टीमेटली जाकर अपने कोलिनोसेप्टर के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। दिस इंटरैक्शन यहां पे देखो लिखा हुआ है, रिजल्ट्स इन डॉकिंग ऑफ द वेसिकल टू द टर्मिनल मेम्ब्रेन। वेसिकल आपका टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। डॉकिंग कहते हैं लंगर अंदाज होना, जैसे जहाज, जो बहरी जहाज होते हैं उनके डॉक्स होते हैं, वहां पर जाके वो जब पार्क होते हैं तो उसको डॉकिंग कहते हैं। यहाँ पर ये वेसिकल जो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अटैच इटसेल्फ इनटू विद दिस साइनेप्टिक एरिया, ठीक है, प्री साइनेप्टिक एरिया। और वहां पर जो है वेसिकल की मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है इसके साथ। ये देखो, ये मेम्ब्रेन और इसके साथ ये एक हुए हैं और अल्टीमेटली आपका एक पोर बना है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, एसिटाइल कोलिन उसके थ्रू रिलीज हो गया, ठीक हो गया। अब यहां पर तुम लोग एक और चीज देख रहे होगे, बॉचुलिनम, ठीक है। बॉचुलिनम टॉक्सिन शायद तुम लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ लिया हो या तुम लोगों ने इससे पहले किसी जगह पर पढ़ा हो। बॉचुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो बॉचुलिज्म कराता है और बॉचुलिज्म ऑन द होल एक बीमारी है। बहरहाल इसको यहाँ पर इस तरह से याद करो कि बॉचुलिनम इस प्रोसेस को, एसिटाइल कोलिन का जो वेसिकल है उसको जो अटैचमेंट चाहिए इसके साथ, इसकी मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ताकि ये एसिटाइल कोलिन यहाँ साइनेप्स में रिलीज कर दे, इस प्रोसेस को बॉचुलिनम इनहिबिट करवाता है, ठीक है। आगे चल के इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो पढ़ेंगे। सिंथेसाइज हमने कर लिया, ठीक है, एसिटाइल को ए प्लस कोलिन। उसके बाद हमने उसको पैक भी कर दिया उसके अंदर, वेसिकल के अंदर, ठीक है। और वेसिकल के अंदर पैक करने के बाद उसको हमने अब साइनेप्स के अंदर रिलीज करवाना है, ठीक है। वो भी हमने यहां से करवा दिया। अब द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन यहां आ गया। अब जितनी अमाउंट इसको यहाँ पर अटैच होने के लिए चाहिए थी वो अंदर चली गई। जरूरी नहीं है कि सारी अमाउंट आपको चाहिए हो, या ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है कि एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन जो है वो इस साइनेप्स के अंदर पड़ी रहे। तो अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बना दिया कि हम एसिटाइल कोलिन जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म कर देते हैं, उसकी टर्मिनेशन कर देते हैं। और वो टर्मिनेशन किस तरह से होती है? दैट टर्मिनेशन इज डन बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज, ठीक है। अगर इसको थोड़ा गौर से देखो, ये इस तरह से एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और एस्टेरेज, जो आपका सफिक्स होता है आपका एज वाला, एमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम को इंडिकेट करता है। एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने के लिए नेचुरली जो एंजाइम होगा दैट इज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। आपका एसिटाइल कोलिन जो एक्सेसिव यहाँ पर बच गया, ठीक है, और इसके साथ जाकर अटैच नहीं हुआ, उसको एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ने ब्रेक डाउन कर दिया किसके अंदर? एसिटेट और कोलिन के अंदर, ठीक है। ये जो कोलिन यहाँ बच गया ना, ये अल्टीमेटली रिसाइकल होकर यहां इसके अंदर चला जाएगा वापस, ताकि ये दोबारा से नया सिलसिला जो है वो शुरू हो सके, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को ये सारी कहानी जो है वो समझ आ गई है। ये समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लोगों का आगे चल के जो आपके पेन से रिलेटेड, जो आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो आपकी मेडिकेशन है, ये उसकी बेस है, उसकी केमिकल बेस है। ये अगर ये नहीं बनी होगी, ये नहीं तुम लोगों को समझ आएगी, तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग इस वक्त प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमें चाहिए एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बनेगा कैसे? एसिटाइल को ए प्लस कोलिन, ठीक है,
ये दोनों मिलेंगे इन अंडर द प्रेजेंस ऑफ जो आपका है एंजाइम, इसका क्या नाम था मेरे ज़हन से, सॉरी निकल गया, इट वाज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन बनेगा। एसिटाइल कोलिन विल बी पैक्ड इनटू वेसिकल्स। ठीक है, ये वेसिकल्स अल्टीमेटली जाकर आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाएंगे और फिर ये साइनेप्टिक एरिया के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे और वो कोलिनो रिसेप्टर्स के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक एक्शंस को नहीं होने देती। हेमिकोलिनियम कोलिन को इसके अंदर एंटर नहीं होने देगा, ना कोलिन एंटर होगा, ना एसिटाइल कोलिन बनेगी। ज़ैमिकोल एसिटाइल कोलिन की पैकिंग नहीं होने देता और बोचुलिनम जो है वो एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स जो होते हैं उनको मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होने देता ताकि वो साइनेप्स के अंदर ना जाए। ठीक है, दिस इज हाउ अ कोलिनर्जिक जो आपका न्यूरॉन है वर्क्स। ठीक है, और उसके अंदर एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन और एसिटाइल कोलिन हाउ इट गोज इनटू द साइनेप्स। ठीक है, ये उसके कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा एक चीज जो मैं मिस कर गया हूँ वो ये थी कि आपको कैल्शियम आयंस चाहिए होते हैं इस वेसिकल को आगे इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने के लिए। नेक्स्ट इज एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन। पहली जो थी दैट वाज कोलिनर्जिक, दिस इज एड्रिनर्जिक। एड्रिनर्जिक के अंदर जो आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट्स नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम शॉर्ट में एनई भी कहते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस और स्टोरेज, ये जो डायग्राम्स हैं इससे पहली वाली भी और ये वाली भी, ये मैंने कैटजंग से उठाई हैं। कैटजंग का चैप्टर नंबर 6 है, आप वहां पर ये सारी चीज आप देख भी सकते हो। Synthesis and storage of norepinephrine. This is now a noradrenergic neuron. ठीक है, यहां पर आपने सबसे पहले बनानी है नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रीन किस तरह से बनेगी? टायरोसिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके नर्व टर्मिनल के अंदर आ गई। ठीक है, टायरोसिन के ऊपर जो है वो आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है। ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन को नाम से जिस तरह पता चल रहा है कि हाइड्रोक्सिलेट करता है उसको, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है डोपा के अंदर। ठीक है, डोपा इज डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ठीक है, this is again further changed to dopamine. टायरोसिन से आपने TH is टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, उससे आपने डोपा बनाया, डोपा गेट्स डीकार्बोक्सिलेटेड। ठीक है, तो वो डोपामीन में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, अब जो डोपामीन है ये वेसिकल के अंदर जाएगा और वेसिकल के अंदर जाने के बाद इट इज चेंज टू नॉरएपिनेफ्रीन थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, टायरोसिन से डोपा बना विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा गेट्स चेंज टू डोपामीन एंड डोपामीन विल मूव इनसाइड द वेसिकल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नॉरएपिनेफ्रीन, जो आपका नॉरएड्रिनर्जिक जो न्यूरॉन है उसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है आपका। ठीक है, अच्छा, अब नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामीन दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसिकल्स। उसी तरह जिस तरह हमने एसिटाइलकोलिन का पढ़ा था, इसका भी वेसिकल जो है वो जाकर इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा अगेन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, अभी तक इसको आप यहां तक ही रखें, सिंथेसिस एंड स्टोरेज तक हमने इसको स्टोर कर लिया। अब दो ड्रग्स हैं, एक है मेटायरोसिन। मेटायरोसिन टायरोसिन को चेंज नहीं होने देती। ठीक है, डोपा के अंदर दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, ये एमसीक्यू आ जाता होता है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन सिंथेसिस या नॉरएपिनेफ्रीन प्रोडक्शन? ठीक है, उसमें आ जाएगा कि डोपा कन्वर्जन टू डोपामीन। ठीक है, डोपामीन्स कन्वर्जन टू नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन की जो रिसाइकलिंग है वो आ जाएगा, या टायरोसिन टू डोपा। ठीक है, ये आपका सारा सिलसिला होता है जो आपका सिंथेसिस में काम करता है आपके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी चीज आ जाती है
दैट इज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन नंबर 1 एंड द टर्मिनेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन। ठीक है, अब जिस तरह से हमने उसकी बात की थी एसिटाइलकोलिन की, उसी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन जो है इट गेट्स रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक स्पेस, ठीक है, बाय अ कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म। इसका वेसिकल जाकर इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसको यहाँ पर साइनेप्स में रिलीज कर देगी, ठीक है। अब नॉरएपिनेफ्रिन के जो इसकी जो फेट होती है, इसका जो होता है कि या तो ये एड्रीनोसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो जाएगी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा कि ये चली जाएगी मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म से मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसकी रीअपटेक हो जाएगी नॉरएपिनेफ्रिन की, ठीक है। डिफ्यूजन एंड रीअपटेक बाय द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, NAT, ये देखो यहाँ पे रीअपटेक हो रही है। रीअपटेक से मतलब है ये वापस नर्व टर्मिनल के अंदर चली गई और वेसिकल के अंदर पैक हो गई, ठीक है। इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड स्टॉप देयर एक्शन। एक तो इसका ये आउटकम है कि इसकी रीअपटेक हो गई। दूसरा आउटकम क्या है कि एड्रीनोसेप्टर के साथ अटैच हो गई, ठीक है। और तीसरा आउटकम क्या होगा इसका कि ये डिफ्यूज कर जाएगी आउटसाइड द क्लेफ्ट। दी ट्रांसमिटर्स कैन बी मेटाबोलाइज्ड, ठीक है। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज और कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज UMT, ये तुम लोग जाकर जब CNS पढ़ोगे वहां पर ये तुम लोगों के काम आएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। एक दफा इसको रिवाइज कर लो। दिस इज योर नोरेड्रिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन ने बनना है। वो कैसे बनेगी? टायरोसिन चेंज हो जाएगा डोपा में थ्रू एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। डोपा फर्दर डीकार्बोक्सिलेट होकर डोपामीन में चेंज हो जाता है। डोपामीन जो है वो वेसिकल्स में जब जाकर पैक होती है तो वो नॉरएपिनेफ्रिन की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जो आपका एक्चुअल न्यूरोट्रांसमीटर है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज देन मूविंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल, और ये वेसिकल जाकर अटैच होगा आपकी मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो साइनेप्स के अंदर रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर थ्रू ऑब्वियसली उसने लिखा हुआ कैल्शियम डिपेंडेंट उसके साथ नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज के बाद जो उसकी 2 से 3 उसकी फेट्स हैं, उसमें एक तो ये है कि उसने जाकर एड्रीनोसेप्टर के साथ अटैच हो जाना है, या वो रीअपटेक हो जाएगी उसकी जो बच जाएगी और वो दोबारा यूज हो जाएगी, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये जो चीजें लिखी हुई हैं कोकेन, TCA, ये तुम लोग CNS में जाके पढ़ोगे। दिस इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, ठीक है। मेटायरोसिन, रेजरपिन, गुआनिटिडीन, इनकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो तुम लोग आगे चल के इंशाल्लाह CNS में पढ़ोगे। लेकिन इस स्टेज पर ये जरूरी है कि मैं टायरोसिन को डोपामीन चेंज होने देता, रेजरपिन डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रिन डोपामीन को वेसिकल के अंदर एंटर नहीं होने देता ताकि वो नॉरएपिनेफ्रिन ना बना सके, और गुआनिटिडीन जो है that is not going to allow the vesicle to attach itself with the membrane ताकि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो, ठीक है। और अब जो इसमें जो सेकंड आज की बात इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिसेप्टर्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले आ जाते हैं कोलिनो रिसेप्टर्स, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी इनको आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें आपका एसिटाइल कोलिन और इसके जो डिफरेंट एनालॉग्स हैं वो आते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अंदर, ठीक है। मस्करेनिक को हम M से डिनोट करेंगे और निकोटिनिक को हम N से डिनोट करेंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है कि दीज रिसेप्टर्स दे रिस्पॉन्ड टू मस्करीन, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन एज वेल, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या आता है? दे रिजेंबल दोज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। जैसे हमने शुरू से बात करते आ रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व स्टिमुलेशन है वो ये करवाएंगे। ये मौजूद कहाँ पर होते हैं? हार्ट के अंदर, वेसल्स के एंडोथेलियम के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स के अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। आगे चल के इस पे मजीद बात करते हैं। सेकंड हमने बात की निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। दीज रिसेप्टर्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स के ऊपर।
जहां जहां ये सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स बकसरत मौजूद होंगे वहां पर आपके निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ये निकोटीन और एसिटाइलकोलिन दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके अटैचमेंट पे इस सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये सोडियम याद रखो, कंफ्यूज मत करना, दिस इज सोडियम पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, ये वो ATPase वाला नहीं है। इसकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो गैंग्लिया में होती हैं और स्केलेटल मसल के जो एंड प्लेट्स होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं। और इन्हीं दोनों जगहों के ऊपर आपका सोडियम पोटेशियम आयन चैनल भी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं आपके। ये एक टेबल है जो मैंने कैटजन से उठाया है। याद रखिएगा, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि M1 या मस्कुलिनिक 1 रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और उसका मेन फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन क्या है उसका, दिस इज इंक्रीज ऑफ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और DAG डायसाइलग्लिसरॉल कास्केड। ठीक है, इनके इस टेबल को याद कर लें, दिस इज टेबल 6.1। ठीक है, चैप्टर 6 कैटजन, उसके अंदर ये रिसेप्टर्स, इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस। ठीक है, इनका मैकेनिज्म, जो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं वो G प्रोटीन कपल्ड हैं, और जो आपके ये हैं निकोटिनिक, दे आर सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू ये लोग काम करते हैं, और ये इनके मेजर फंक्शंस हैं। ये टेबल आपको एज इट इज आ सकता है, ना भी आया तो उसमें से एक आधा MCQ तो लाजमी आ जाता होता है। अब बात करते हैं एड्रीनोसेप्टर्स की, जिनको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स का नाम भी देते हैं। उसमें सबसे पहली टाइप जो आती है वो आपके आते हैं अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल है उसके अंदर, प्रीसाइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स, प्लेटलेट्स में मौजूद हैं, फैट सेल्स में मौजूद हैं, और ब्रेन के अंदर दे आर आल्सो प्रेजेंट। अल्फा रिसेप्टर्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स ये स्मूथ कार्डियक दोनों तरह के मसल्स में मौजूद हैं, प्रीसाइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में मौजूद हैं, और अदर देन दैट फैट सेल्स या लिपोसाइट्स के अंदर भी ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। बीटा रिसेप्टर्स, इनको हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। याद रखिएगा, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ये आपके एड्रीनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन को उनका ये एक्शन जो है वो इनके थ्रू होता है, और मस्कुलिनिक और निकोटिनिक का जो होता है दिस इज थ्रू एसिटाइलकोलिन और उसके जो रिस्पेक्टिव एनालॉग्स हैं। ठीक है, ये भी टेबल जो है टेबल 6.2 ये मैंने कैजन से लिया है। ये रिसेप्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, ये इनकी लोकेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ पर हैं। जी प्रोटीन कपलिंग और सेकंड मैसेंजर सिस्टम कौन कौन से इनके साथ रिस्पेक्टिवली अटैच्ड हैं, और इनका मेजर फंक्शन होता क्या है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि MCQ में आ जाता होता है, पूछ लेते हैं, बताइए कि जी बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, किस GS प्रोटीन है, कौन से G प्रोटीन के साथ वो एक्ट करता है। ठीक है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डोपा 1 या डोपामीन 1 सॉरी या D1, ये भी एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली सब क्लास, और इसकी वैसे तो होते 5 टाइप्स हैं, इसके आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको पांचों को। ये मौजूद होते हैं रीनल और स्प्लैंक्निक वेसल्स के अंदर, ठीक है, एज वेल एज इन द ब्रेन। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज D1। ठीक है, पेरिफेरल इफेक्टर सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा मौजूद होता है, वेयरएज D2 रिसेप्टर्स दे आर फाउंड ऑन द प्रीसाइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ पर D1 की मिसाल दी हुई है, दिस इज लोकेटेड ऑन द स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ये रीनल वैस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाते हैं, हेल्पिंग डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग